नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भगदड़, मौत और चीत्कार, हादसों का कौन जिम्मेदार? भारत में भीड़ नियंत्रण हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और बड़े त्योहारों में लाखों लोग उमड़ते हैं। कभी कभी कुछ पल की लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था की कमी या भीड़ के अनियंत्रित होने से हादसे हो जाते हैं जो जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कशगम यानी कि टीवी के प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 40 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शाम करीब 7:45 पर कुछ लोग विजय की बस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ के हालात बन गए। धक्का मुक्की में कई लोग बेहोश हो गए। कई लोगों को गर्मी और भीड़ की वजह से सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। भगदड़ में कई बच्चे परिवार से बिछड़ गए और कई लोगों को भीड़ कुचलती चली गई। अब सवाल ये कि आखिर कब तक लोगों की जिंदगियां लापरवाही और अव्यवस्था की भेंट चढ़ती रहेंगी? क्या सियासी दलों की रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए सख्त कानून नहीं बनने चाहिए? क्या रैलियों में भीड़ की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को जरूरी इंतजाम नहीं करने चाहिए? और क्या भगदड़ में मारे गए लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हम अपनी खास पेशकश में, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि उन परिवारों के टूट जाने की कहानी बयां कर रही है, जिनके चेहरों पर कुछ पल पहले मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल चीख पुकार और अफरा तफरी ने सब कुछ बदल दिया। एक धक्का, भागम भाग और जिंदगी भर का दर्द। भीड़ बेकाबू हुई, भगदड़ मची और किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए और मौत की भीड़ में कई लोगों की जिंदगी कहीं खो गई। जिनके अपने चले गए, उनके लिए अब सिर्फ तस्वीरें और यादें ही बची हैं। दरअसल तमिलनाडु में एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की शनिवार को 2 रैलियां थी, नमक्कल और करूर में। करूर में एक्टर विजय की रैली का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 10 बजे तक था। तमिलनाडु में एक्टर्स को भगवान मानने वाले और उनके चाहने वाले सुबह 11 बजे से ही मैदान पर इकट्ठा होने लगे थे। एक्टर विजय तय वक्त से करीब 6 घंटे की देरी से करूर पहुंचे। तब तक उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग घंटों भूखे प्यासे विजय के इंतजार में बैठे थे और उनके देखते ही भीड़ बेकाबू हो गई। मैदान में भीड़ बढ़ने की वजह से विजय को असहज महसूस होने लगा और विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। लोगों की मदद करने के लिए विजय ने भीड़ में पानी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। शाम 7:45 के करीब कुछ लोग विजय की बस की तरफ बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ के हालात बने। धक्का मुक्की में कई लोग बेहोश हो गए और कई लोग अपनों से बिछड़ गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। भगदड़ के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। विजय के मंच के पास बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए न पुलिस मौजूद थी, न वॉलेंटियर्स। प्रशासन को 30,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन 60,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। इतनी भीड़ को संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस हादसे की जांच के लिए जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कुरूर में मची भगदड़ में हुई मौतों पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां विपक्षी दलों ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया, वहीं सरकार के मंत्री आयोजकों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। Such a big functions or big events are held. Whatever needed precautions are there, that needs to be taken. And whatever has now happened, that there should be a proper inquiry on that. It's very unfortunate this happened. So in future, this should not happen. That is my appeal. We are all in sorrow. So what to do? What to say? The local administration's failure has contributed to episode of this nature where 40 people have lost their life. The government failed in its responsibility as a honest broker in Karur yesterday. With respect to Mr. Vijay, we find fault with him. Mr. Vijay has to understand a cinema star transitioning to politics as a political leader. He has to be more responsible in his approach.
Say we have, see, any political party, even if the Prime Minister comes to a political rally or the Chief Minister comes to a political rally, the party has to follow certain conditions and rules and regulations. There's nobody above it. There are conditions which have to be followed. I think everybody has to understand that. My only thing is that whatever is behind this, whether it's the organizer or anybody else, whatever it is, we should find out and see to it that it never happens again. That's all. People who organize such events, be it a political event, be it a sport event, or be it a religious event, the people who organize such functions should ensure that the function is happening within the ambit of the law, within the rules laid down by the police. If they don't follow it, such casualties would happen. इस हादसे से पहले भी देश में कई हादसों ने लोगों की जिंदगी को लील लिया। आइए एक नजर डालते हैं एक साल में हुए बड़े हादसों पर। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हादसा हो गया। विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मची। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 लोग घायल हुए। महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई। मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री स्नान के लिए जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 15 जनवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, 15 घायल हो गए। 3 मई 2025 को गोवा के शिरगांव गांव में लेई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, करीब 100 लोग घायल हो गए। 8 जनवरी 2025 को तिरुमाला हिल्स में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वेंकट द्वार दर्शनम के लिए टिकट लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई, कई घायल हो गए। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में 35 साल की महिला की मौत हो गई। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई। इन सब हादसों में बड़ी संख्या में लोग, सीमित जगह और कमजोर प्रबंधन, जिससे न सिर्फ कई परिवारों को तबाह किया बल्कि सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर किया। ये हादसे हमेशा सरकार और प्रशासन को चेताते रहते हैं कि आधुनिक भीड़ प्रबंधन तकनीक, इमरजेंसी एग्जिट, मेडिकल टीम और डिजिटल मॉनिटरिंग के बिना ऐसे आयोजन बेहद खतरनाक है। इसके बावजूद हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है, लेकिन अब वक्त है जनता सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादों तक सीमित ना रहे। हादसों से बचने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो तमिलनाडु के करूर में जो घटना हुई है, इसके बारे में सुनते ही लोगों का दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोगों का मर जाना, 50 से ज़्यादा लोगों का घायल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। एक्टर विजय जब इस सभा में पहुंचे, उनकी सभा को लेकर घंटों तक वहां मौजूद लोग इंतजार करते रहे और उनके एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग कतार में खड़े थे। उनकी सिर्फ एक ही आस थी कि एक्टर विजय वहां पर पहुंचे, जो कि अब राजनेता बन गए हैं। उन्हें देखना चाह रहे थे, उन्हें सुनना चाह रहे थे, लेकिन एक्टर विजय पहले ही 6 घंटे देरी से पहुंचते हैं। तब तक हालात बिगड़ने लगते हैं, और इसलिए बिगड़ने लगते हैं क्योंकि धूप चिलचिलाती धूप में ना तो पानी की व्यवस्था थी, ना ही मेडिकल की कोई व्यवस्था थी, और लोग वहां पर खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे। और जब विजय वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद वे देखते हैं कि उनके भाषण शुरू होते हैं और वे देखते हैं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है, तो वे वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी बस को आगे बढ़ता देख लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए निकलते हैं और उस दौरान भगदड़ मच जाती है। लेकिन इसका जिम्मेवार कौन? बड़ा सवाल यही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखेंगी अनिल गोयल जी, रखेंगे भाजपा का पक्ष। आपका बहुत स्वागत है अनिल जी। वहीं कांग्रेस से पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला, पूर्व मंत्री है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है।
और रिटायर्ड आईएएस आजाद शत्रु श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं चर्चा की शुरुआत आजाद शत्रु जी से करूंगा। आजाद शत्रु जी, ये जो पूरी घटना हुई है, कई जो बच्चे हैं वो अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, उनके सर पर उनके पिता का साया नहीं रहा। बड़ी भयावह स्थिति और भयावह तस्वीरें हम सब ने देखी हैं जी, किस प्रकार की हादसा उस पूरी रैली में हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन का पहला कदम क्या होना चाहिए था? तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं जो इस दुर्घटना में जो व्यक्ति नहीं रहे हैं उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि घायल व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हों। इसमें इस घटना से बड़ा मन व्यथित था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ने की कोशिश की थी। यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात सही है कि भारत में भीड़ नियंत्रण अपने आप में हमेशा एक चुनौती रही है और हम लोग प्रशासन में रहे हैं, तो पूरे सर्विस में जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए हमेशा ये चुनौती रहती है। धार्मिक आयोजन हो या राजनीतिक रैलियां हो या बड़े त्योहार हो, इसमें बहुत बड़ा क्राउड होता है, तो सामान्यतः ये एक अंदाज लगाते हैं कि कितनी भीड़ आएगी, या तो पिछले जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं उससे अंदाज होता है, या जिस तरीके का लोगों ने कार्यक्रम जो आयोजक होते हैं उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं उससे कुछ अंदाज हो पाता है। लेकिन कई बार क्राउड उससे आशा से अधिक बढ़ जाता है। अब जब इसमें ऐसी दुर्घटना होती है तो जरूर कहीं ना कहीं योजना और सुरक्षा में कमी रही होगी, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हुई। इसमें कई बार आयोजकों की भी लापरवाही होती है और कई बार प्रशासन की भी त्रुटियां हो जाती हैं। अब हम यदि इस घटना की बात करें तो इस पर्टिकुलर घटना में जो ये करूर जो शहर के पास में हुई है, वेलू स्वामीपुरम जगह थी करूर रोड हाईवे पे, यहाँ पे ये दुर्घटना हुई। अब इसमें आपने सारे कारण बिल्कुल बता दिए। उस दिन का टेम्परेचर 27 सितंबर का करीब 35 डिग्री टेम्परेचर था और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। कार्यक्रम ऑलरेडी कई घंटे लेट हो चुका था। लोग सुबह से वहां पे पहुंच गए थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग बेहाल थे। और फिर जो नेता थे या जो कलाकार हैं विजय थलापति, उनकी जो 60 फीट की सड़क बस थी जो आज के पेपरों में भी आया है, वो भीड़ के बीच में से उन्होंने निकालने की कोशिश की। वो सड़क करीब लगभग 100 फीट की थी, लेकिन उसमें चारों ओर इतना क्राउड था कि वो क्राउड दबाव में आ गया और उसमें एक मूवमेंट शुरू हो गया विजय को नजदीक से देखने का। और जो ग्राउंड था जहां पर यह आम सभा थी वो 1,20,000 स्क्वायर फीट का था। सामान्य रूप से हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि किसी भी ग्राउंड में लगभग 60% एरिया क्राउड के लिए उपयोग में लाना चाहिए, 40% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड पैसेज के लिए छोड़ा जाना चाहिए। तो और एक व्यक्ति लगभग 4 स्क्वायर फीट के करीब जगह लेता है। यहाँ पर आयोजकों ने अनुमति तो 10,000 की ली थी, लेकिन जो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है तमिलनाडु के, उसमें 30,000 से 60,000 के करीब की क्राउड होना वहाँ पे बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो किसी भी सूरत में वो जगह बहुत कम थी। इसके अलावा वहाँ पे पार्किंग के लिए कोई अरेंजमेंट ही नहीं था। ये करूर और रोड के हाईवे पे ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने किसी भी प्रकार का जो क्राउड जो व्हीकल आ रहे थे उनके पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के रिपोर्ट के अनुसार पे लगभग 550 से अधिक बसें वहाँ पर थी और मोटरसाइकिल एंड गाड़ियां जो पर्सनल गाड़ियां थी वो अलग थी। जो पास्ट एक्सपीरियंस है विजय थेलापति के जो कुछ कार्यक्रम हुए हैं अभी पिछले समय में, उन सभी कार्यक्रमों में 2 से 5 लाख के करीब लोग जाते रहे। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट रूप से बात थी कि इस कार्यक्रम में भी लोग आएंगे और विजय थलपति चूंकि नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं तो वो अपने साथ में भी बहुत बड़ा क्राउड लेकर चलते हैं। और ये जो क्राउड था ये डिफरेंट टाउन से आया था। जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मदुरई, थेनी, विरुधनगर, त्रिची से लोग आए थे और वो गाड़ियों से लोग वहां पर आ रहे थे। तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि जो प्रशासन की ओर से ये चीज बहुत ध्यान दी जा सकती थी कि वहां पर कैपेसिटी क्या है उस ग्राउंड पे जब अनुमति दी गई,
और यदि उन्होंने, जो डीआईजी का कहना है कि 12,000 की अनुमति मांगी थी और हमने 10,000 की अनुमति दी थी, लेकिन जितनी व्हीकल आ रहे थे और जो विजय थलपति के साथ में जो जुलूस चल रहा था, उसको देख के अंदाज हो सकता था कि ये जितनी क्षमता है, जितनी अनुमति दी है, भीड़ उससे ज्यादा हो रही है। जो करूर शहर है उसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 2011 के सेंसस में करीब 80,000 के करीब थी। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर क्राउड बाहर से आया हुआ था। अभी आज की तारीख में अनुमान था 3 लाख के करीब है उस शहर की, और लगभग 80% क्राउड करूर के बाहर का था। तो वो सभी के सभी लोग व्हीकल से आए होंगे, और पुलिस के वहाँ पे चेक पॉइंट से ये बहुत आसानी से अंदाज हो सकता था कि वहाँ पर उस एरिया में कितना क्राउड हो रहा है। तो उस क्राउड को डाइवर्ट या रोका जा सकता था। हम लोग के एडमिनिस्ट्रेशन में एक थ्योरी ये सिखाई जाती है कि रुका हुआ क्राउड हमेशा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आम सभाओं में क्राउड रुका हुआ रहता है। तो इसलिए 2-3 चीजों की व्यवस्था की जाती है कि उनके बैठने का पर्याप्त जगह हो, उनके आने जाने का एग्जिट एंट्री पॉइंट पर्याप्त हो, उनके पीने के पानी की व्यवस्था हो, और वहां पे हवा आए, और कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में एस्केप रूट बने। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं आई। तो ये जो आपातकालीन प्रबंधन में भी देरी हुई वहां पर जब लोग गिरना शुरू हुए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से फोर्सी नहीं किया। और जो स्पष्ट रूप से इसमें आयोजकों की कमियां, आयोजकों की गलतियां सामने दिख रही हैं, प्रशासन की भी लापरवाही दिख रही है। जब आज की तारीख में ड्रोन का अरेंजमेंट है, आईटी का है, सीसीटीवी कैमरे हैं, एआई है, तो बहुत आसानी से क्राउड के बारे में अंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसका उपयोग करना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस से कुंजरू पुष्पलीला जी जुड़ गई है। पुष्पलीला जी, ये जो घटना हुई है बड़ी भयावह घटना है। हमने सबने तस्वीरें देखी किस प्रकार से वहां पर भगदड़ मची। हम वहां पर देख रहे हैं कि लोग अपने चप्पल जूते छोड़ करके भाग गए, उसमें महिलाएं दब गई, कई पुरुषों के मरने की खबरें हैं, कई महिलाओं के मरने की खबरें हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है इस पूरी घटना का? पुष्पलीला जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। था उसका जो सेम हीरो ने सिनेमा देखने के लिए गया था, जो वहां पर इतना कंजेस्टेड रोड है, मगर परमिशन दिए थे थोड़ा सा, मगर भीड़ ऐसा आ गया, अनकंट्रोल आ गया। उसमें से एक लेडी मर गई, एक बेटा, उसका बेटा भी डेथ हो गए थे सर। बेटा तो इंजूर हो गया था, बहुत कोमा में चले गए, बच्चे बाल मगर उन्होंने तो अभी लायक नहीं बन रहे। मगर ये हीरो आने के वजह से सडनली आ गया था, पता नहीं वो पुलिस वाला का नहीं है, मगर वो संगठन वहां पर हुआ था, वो घटना हुआ था, बहुत हमको भी बहुत बुरा लगा। तो सेम सिचुएशन इधर भी हुआ है। जब परमिशन जितने देते हैं 10,000, मगर पब्लिक का ही गलती है। मैं बोलता हूँ ना, कितना पुलिस है, और कहीं भी स्टेट का गलती नहीं बोल सकती। मैं तो इधर तो मैं तो एज ए पॉलिटिशियन होते हुए गलती क्या है जी? पुष्पलीला, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि हमने परमिशन दे दी, अब पुलिस कितनी आ जाए, कितने लोगों का प्रबंधन कर लिया जाए, तो क्या सिर्फ परमिशन दे देना पर्याप्त होता है कि हमने अनुमति दी है 10,000 की, आप सिर्फ 10,000 लाए? क्योंकि जबकि उनकी जो पूर्व की रैलियां हैं उसमें भीड़ किस प्रकार से पहुंच रही है और कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या उससे सबक नहीं लेना चाहिए था? वही तो ऑलरेडी वो पूरा ये यहाँ का घटना पूरा देश देखे है भैया। सेम सिचुएशन देखने के बाद गलती दोनों का नहीं मान सकती मैं इधर तो। पब्लिक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक तो पब्लिक का एक तो दशा है, ये तो सिनेमा वाला है ना। नॉर्मली ये पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। अगर सिनेमा वाला हीरोज जो है ना बनते हैं पॉलिटिशियंस, तब जो है ना 2 टाइप का पॉलिटिशियन का क्राउड आ जाता है। ज्यादा सिनेमा वालों को देखने के लिए फैनिज्म्स में फैंस आ जाते हैं। दूसरी तरफ से ये पब्लिक ऐसा पागलपन दिखा दे रहे हैं कि बच्चों को गोद में लेके ऐसा आना बहुत उन लोगों की भी गलती है। इतना क्राउड में कौन कर सकता है भाई? किसका अनकंट्रोल है? पब्लिक भी समझ लेना चाहिए। टीवी में देख सकते हैं आराम से, जो भी वो स्पीच लाइव रहता है उतना बड़ा प्रोग्राम में। आज हमारा जो संगठन के बारे में जो हीरो का बोल नहीं सकते, उनको अभी तो उन्होंने उस टाइम में तो छिले गया ना, प्रेस को भी उन्होंने आंसर नहीं दे पाया, दुर्घटना के ऊपर बात व्यक्त नहीं करे उन्होंने। तो जो भी ऐसा नहीं सोचते नहीं ना, कभी भी ऐसा संगठन होता है कि अभी फैनिज्म में क्या कितने भीड़ आएंगे उतनी खुशी मिलती है हीरो को।
मगर ये जो पॉलिटिकल कन्वर्शन होता है ना, तब ये संगठन होता है ना, तो गवर्नमेंट जितना भी करने, तो गवर्नमेंट क्या है भाई, अपन ही है। उसमें से कितने लोगों को, चाहे कितने लोग आते हैं, 10,000 लोगों को मेंटेन कर का व्यवस्था है। उससे ज्यादा भीड़ आ गए तो कौन कर सकता है, किसको कंट्रोल कर सकता, कितना भी चाहे ड्रोन्स रहने दो, जो भी होने दो, मैंने सवाल आपसे वही किया था, मैं फिर उसी सवाल को दोहराऊंगा। देखिए, डीएमके के साथ आपका गठबंधन है, ठीक है, तो अगर जब प्रशासन को ये पता था, क्योंकि पहले की जो उनकी रैलियां रही हैं, उनके जो उन्होंने सभाएं की है, उसमें किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा देखने को मिला है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो हमने सिर्फ परमिशन दे दी कि आप 10,000 लोगों की हमने अनुमति दी है, तो क्या इसके बाद प्रशासन निश्चिंत हो गया? क्या उसने उन तमाम रैलियों से सबक नहीं लेना चाहिए था, कि उसको ये देखना चाहिए था कि इनकी जो विजय की जब रैलियां होती हैं, तो उसमें अनुमति के बाद भी लोग पहुंचते हैं, तो उस हिसाब से हमें तैयारियां करनी चाहिए थी? तो ये तो फिर प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है, शासन का, सरकार का भी फेलियर नजर आ रहा है इसमें। तो वही तो पता नहीं कि ऐसे प्रशासन की भी बोल नहीं सकते ना भैया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर गठबंधन होने तो बात की बात है, पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं। एक इंसानियत के नाते, एक आम जनता के नाते बात करें तो ज्यादातर 50% वो संगठन अगर पूरा देश में देखने के बाद ऐसे लोग भी नहीं जाना था, वो जाने का और मरने का। अभी वो बच्चा भी अभी वो नया पॉलिटिक्स में हुआ था, उसको भी दर्द हो रहा है, उन भी इंसान है। कोई ऐसा नहीं सोचता है उनके बारे में आके, उनकी मीटिंग में आके ऐसा हो गया, संगठन हो गया, ये दुर्भाग्य संगठन है। कोई भी इसको नहीं करते। कितना लाख भी दिए तो वो बच्चे, वो उनका जान आता था नहीं ना। तो ये संगठन में उनका सीएम भी वहां पर अभी पहुंच गया, उसका जो इमरजेंसी का उस टाइम में हेल्प कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर ये जो है ना, मैं तो बोलूँ ना, अवेयरनेस आना चाहिए पब्लिक भी, और गवर्नमेंट भी देख समझ के। उनका पहला मीटिंग देखने के बाद के अंदाजा में थोड़ा सा गलती हो गए होंगे, मानूंगी, मगर उसके लिए दोनों का तरफ से जो संगठन हुआ ना, तो पब्लिक, आम पब्लिक को ये प्रॉब्लम हो गया। तो उसके लिए थोड़ा और गवर्नमेंट भी हेल्प करना चाहिए, और जो डिपार्टमेंट वाले से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना था। यानी कि शासन प्रशासन को अपने स्तर पर काम करना चाहिए था, फेलियर हुआ है प्रशासन का। लेकिन लोगों को भी इतना जागरूक रहना चाहिए कि जब भीड़ होती है तो कहां पर कैसे जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों में कैसे हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल गोयल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए भाजपा से। अमेरिका में ऐसे नहीं जाते ना, ऐसे में भी रहता अमेरिका सिस्टम। मैं लौटूंगा आपके पास, पुष्पलाल जी मैं लौटूंगा। अनिल जी, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? अभिजीत जी, सही मायनों में है, अपनी जिम्मेदारी महसूस मत करो, जनता पर ठीकड़ा फोड़ दो। जनता को हर मामले में जागरूक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम किसी भी गलती को हम दूसरे पर डाल देंगे, वो नहीं चलेगा जी। चलेगा ये कि हम अपनी गलती को स्वीकारें, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद में आगे की बात करें। हम क्या है कि अपनी गलती को छोड़ रहे, थोड़ी सी ये हो जाता, थोड़ा सा ये हो जाता। निश्चित तौर पर जब विजय जी का जो रैली थी, इतनी भीड़ आती थी, पिछला अनुभव है कि बहुत अधिक भीड़ आती थी, उस अनुभव को भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर उन्होंने 10,000 की परमिशन दी थी या 12,000 की परमिशन दी थी, अगर वहां पर संख्या 50,000 होती है, लाख होती है, तो शासन प्रशासन तो हम मौजूद है, उसको उस हिसाब से व्यवस्था करने में किसने रोका है? भाई फोन पर या सिस्टम जो है उनका सूचना देने पर लोग आ जाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनका क्या कसूर है? चाहे वो बेटी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, उनका क्या कसूर है? वो तो शासन प्रशासन के ऊपर बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की। या तो सरकार अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दे, वो ये कह दे कि हमारी कोई जिम्मेदारी है, हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं दे सकते, तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर सकते। अब आप जब सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है तो आप उस सुरक्षा से भाग नहीं सकते। निश्चित तौर पर जिन लोगों के साथ दुर्घटना हुई है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, नहीं होना चाहिए। हर मामले में देसी जनता को जागरूक होना चाहिए, लेकिन अपनी गलती को देसी जनता पर थोपना ये बहुत बड़ा गलत बात है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अपनी जिम्मेदारी को एहसास करना होगा, और अपनी जिम्मेदारी को एहसास करके जितने भी राजनीतिक दल है, जो भी सरकारें हैं, उन सरकारों की जिम्मेदारी है अपने स्टेट की जनता की सुरक्षा, सेफ्टी
और नियमों अनुशासन का पालन करना, संविधान का पालन करना। आपने परमिशन दे करके आंख मीच कर बैठ जाएं, जो हो रहा उसको होने दें और उसके बाद में जनता पर ठीकरा फोड़े, ये बहुत गलत परिपाटी है। हम तो ये बात कहना चाहते हैं कि हमको सीख लेनी चाहिए, पिछली दुर्घटनाओं से भी सीख लेनी चाहिए, इससे भी सीख लेनी चाहिए। गलती है उसको मानना चाहिए, जो संबंधित अफसर हैं उनसे जवाब तलब लेना चाहिए कि भाई आप सब शासन प्रशासन किस लिए है। जनता जो अपने टैक्स का पैसा देती है वो इसीलिए देती है कि वो हमको सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो सुविधाएं होनी चाहिए। हम वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और गलती जनता पर डाल रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है, गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत है और जो गलती है उनको सजा देने की जरूरत है और सरकारों को जागने की जरूरत है। बिना जाग करके इस तरह से हम हल्केपन से बात लेंगे, इस तरह से लिपापोती करेंगे तो दुर्घटनाएं आगे भी होंगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। भारत का एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है, एक एक नागरिक की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नागरिक की चिंता करना सरकारों का फर्ज है और सरकारें अगर अपने नागरिकों की चिंता नहीं कर रही हैं तो उसमें सरकारों को फेलियर कहा जा सकता है और इसलिए सरकारों को फेलियर कहा जाता है। और सरकार सक्षम नहीं है तो उनको रिजाइन दे करके आ जाना चाहिए और नहीं तो सक्षमता से अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ठीक है इंदुकांत जी, ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरीके की कोई भगदड़ हुई है और उसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं जिसमें देखा है कि कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन उन सब घटनाओं से सबक नहीं लिया जा रहा है। बाद में आता है तो मुआवजा दे दिया जाता है, तो क्या मुआवजा देना पर्याप्त है? जी नमस्कार अभिजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहा हूँ आपको। जी, जितने हमारे को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए महाभारत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, रात्नि धर्मिणी धर्मिष्ठाः पापे पापा खले खलाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसका सिंपल आशय ये है कि जैसा राजा होता है, जिस रास्ते पे वो जाता है, शासक जैसा होता है, वैसी ही प्रजा उसको फॉलो करती है, उसका अनुवर्तन करती है, वैसे ही चलती है। अब आप देखिए जो अभी चर्चा का मुख्य विषय है, मैं सुन रहा था मैडम पुष्पलीला कोंद्रू जी को, जो स्वयं मंत्री रह चुकी हैं। कभी भी शासक या राजा अपनी जिम्मेदारी से कभी भी अपने पल्ला नहीं झाड़ सकता है। अगर कितने लोग कोई भी मीटिंग हो रही है वहां कितने लोग जाएंगे, ये राजा तय करेगा, शासक तय करेगा। कितने लोगों की कैपेसिटी है, ये शासक तय करेगा। कितने लोग आने के बाद रोक देना है, ये शासक की व्यवस्था है। अदरवाइज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपने अनुमति दे दी और आपकी कर्तव्य की इतिश्री हो गई क्या? ये कैसी बात हुई? अभिजीत जी आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में एक बाबा का कार्यक्रम था और उसमें भगदड़ मचा, इतने लोगों की डेथ हुई, तो सारे चैनल्स चीख चीख कर कह रहे थे वो बाबा कहाँ गया, कहाँ फरार हो गया, उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। बाद में कार्रवाइयां भी हुई और पूरे देश की एक ये मति थी कि उस बाबा की भी अपनी जिम्मेदारी थी, प्रशासन की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल मौके से भाग गया। आप देखें उसकी सिमिली ड्रा कर सकते हैं। उस भगदड़ की घटना के बाद इस देश में ये सबसे बड़ी भगदड़ की घटना है। इस बीच में एक कुंभ की भगदड़ की घटना हुई। आपने देखा कि यहाँ पे जो अभिनेता नेता बनकर वहां गए थे, उनकी तरफ से कोई कदम बड़ा उठते हुए देखा आपने? अभी तक तो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा पक्ष सरकार थी। सरकार की तरफ से इसके खिलाफ FIR, जो कार्यक्रम के आयोजक लोग थे या जो अभिनेता से बने नेता थे, उनके खिलाफ क्या FIR रजिस्टर हुई है? इतने लोगों के मौत की जिम्मेदारी प्राइमा फेसी सबसे पहली उनकी बनती है और सरकार की बनती है। इस जिम्मेदारी से वो कैसे बच सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरी पॉपुलैरिटी है और हम एक बड़े नेता या अभिनेता हैं, तो सबसे अधिक संज्ञान आपको इस बात का होना चाहिए कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहां वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है वही तमिलनाडु में रजनीकांत की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग, लेकिन आपने कभी सुना है कि इस तरह की विभत्स घटना, बड़ी घटना होती हो?
वो वहीं पे पब्लिक पोस्टरिंग करते हैं, पब्लिक में जाते हैं जहां पे इस ढंग की घटना ना हो। उनकी फैन फॉलोइंग है तो उस फैन की सुरक्षा की भी पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। अदरवाइज किस चीज का फैन फॉलोइंग, कैसे नेता अभिनेता आप हैं। आप देखें दूसरी तरफ जो अभी मैडम स्वयं एग्जाम्पल दे रही थी, पुष्पा 2 के रिलीज के समय में उस हॉल में हीरो गए तो उन्हीं की सरकार ने उनके खिलाफ FIR रजिस्टर किया और फिल्म के चलते समय उनकी कितनी रिगरस ग्रिलिंग हुई, उनकी जिम्मेदारी तय की गई, तय करने की कोशिश की गई सरकार ने। लेकिन यही इनके गठबंधन की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है और उससे पल्ला झाड़ने की बात की जा रही है। ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि इसमें जो लोगों ने आयोजन किया, जो स्वयं नेता थे वहां पे, जिनके कहने पर जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अगर तय नहीं करेंगे तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और संदेश देश में समाज में जाएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये बड़ा गलत संदेश है। ठीक है, ठीक है। पुष्प लीला जी कुछ कहना चाह रही है? पुष्प लीला जी। नहीं, मैं बोलना चाह रही हूँ भैया ने, मैं आम जनता के बात में बोली थी, पॉलिटिकली नहीं बोली थी। अगर मैं पॉलिटिकली बोलूँ तो विजय जो करा था वो गलती है। वो उनको 10,000 का परमिशन का नोटिस मिला होगा, इतना ही परमिशन दी है, ऑफिशियली मिला होगा। तो उन्होंने ने पब्लिक को अनाउंस करना था मेरे पास आने वाला 10,000 कैपेसिटी वाला है। गवर्नमेंट अपन को वो सुविधाएं दी, उससे ज्यादा नहीं है ना। उन्हें भी बोलना चाहिए कि ऑफिसर जो भी है वो लोग भी अनाउंसमेंट में टीवी पे वो मीडिया में बोलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आने चाहिए कि हमारा भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरफ से भी है। तो आप जैसा बच्चे बूढ़े जो भी रहते ना, ज्यादा भीड़ का वहां पर व्यवस्था नहीं है, कोई भी नहीं कर सकते है। तो आप थोड़ा समझ के संभाल के आना चाहिए। बोले तो एक रिक्वेस्ट भी डालना चाहिए था। उन्होंने भी टेस्ट कराऊंगा, परमिशन दिया 10,000 का, इन्हें भी समझा चलो 10,000 का मिल गया, उतना ही परमिशन मिल के वो लोग ही अंदर उतना कैपेसिटी में आ सकते बोल के सोचा होगा। मगर उससे ज्यादा आने के बाद जी, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने भी ऐसी कई रैलियां करी हैं, कई जनसभाओं में भी ऐसे शामिल हुए होंगे। भैया ने कहा था, ठीक है, मैं उसी बात पर बढ़ाऊंगा। ऐसी कई जनसभाएं उन्होंने की होंगी, लेकिन उनको भी इस बात का अनुमान रहता होगा कि परमिशन कितने की होती है। सुनिए ना भैया, मैंने इंद्रकांत जी का बात पूरे नहीं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। अभी इंद्रकांत जी का भैया का साथ भी दे रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ का रेवंत रेड्डी साहब ने जो भी किया है वहां पर भी वही हो रहा, उसके ऊपर भी केस दर्ज हुआ और उन्होंने पब्लिक के डिमांड में वो बोलना पड़ेगा कि मेरा भी गलती है बोल के। इससे पहले हुआ था, संगठन नहीं हुआ था, इस बार क्यों हुआ, उन्होंने भी सारी बोले से नहीं जाएगा, तो भी उसका भी रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट का भी रहता हूँ। या सब पार्टी का छोड़ो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, गठबंधन होने दो, पॉलिटिकली होने दो, जो भी होने दो, मैं भी मानती हूँ। क्योंकि ये इंसान रहे तो ना इलेक्शन में वोट डालने वाला रहता है, इंसान का कैरियर रक्षा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते। तो ऐसे दो तरफ से भी रहना चाहिए। तो ये जो है ना, एक तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की भी गलती है इसमें, शासन की भी गलती है ना? हाँ, देखो भैया, मैंने क्या बोल रहा हूँ, सरकार ने 10,000 का लोगों का परमिशन दी बस, और वो हीरो होने दो, चाहे बनने वाला हीरो पॉलिटिकल पार्टी वाला बन गया, तो उन्होंने इंटेंशनली 10,000 के बदले में नहीं बस होता होगा, थोड़ा सा ज्यादा रिक्वेस्ट करके ज्यादा पूछना था, वो नहीं करके करा, उन्हें भी गलती हो गया उनसे। ज्यादा पूछे तो बिल ज्यादा। पुष्प लीला जी, मेरी एक बात को बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो राजनेता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी कई जनसभाएं की होंगी, कई रैलियों में भी शामिल हुए होंगे, तो उनको भी तो इस बात का भान रहता है कि हम अगर परमिशन लेते हैं 10,000 की तो कितने लोग पहुंचते हैं, क्या कोई ऐसे ही तो सरकार में पहुंच नहीं गया। तो इस अनुमान से, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार ने 10,000 की परमिशन दे दी थी, तो क्या सिर्फ परमिशन दे देना पर्याप्त हो जाता है? हमें उसके बाद भी इंतजाम करने चाहिए थे। मेरा ये सवाल आपसे, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल गोयल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी। बीजीत जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि पुष्पलता कुंडू जी, आप ये बार बार कह रहे हैं 10,000 की परमिशन, 10,000 की परमिशन, इसका मतलब 10,000 की परमिशन होकर के 1 लाख आदमी हो जाएंगे, सरकार सोती रहेगी क्या? आप जब तक सरकार की जिम्मेदारी पर, आप जब तक सरकार की जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम, इसका मतलब देश की जनता, प्रदेश की जनता मरने के लिए है क्या? या सिर्फ मुआवजा लेकर के तीसरी करने के लिए क्या?
हमारी शासन आप प्रशासन ने गलत इसको इम्पोज मत करिए, हमारे गलत इम्पोज शासन नहीं प्रशासन करिए। नहीं। पुष्पलता जी, मैं आपको सुन रहा था और मुझे बोलना था तो मैंने हाथ उठा के इंटरफेयर किया, आप बोलना। क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गलत जिन्हों से की गलती से ये हुआ उनको सजा दी जाए? क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है परमिशन 10,000 की दी है तो लाख रुपए या 50,000 आदमी क्यों आ रहे हैं? हमारा शासन प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? इसकी जवाबदेही तो फिक्स होनी चाहिए। हम हर चीज को होगा चाहिए कह करके काम चलेगा, या हमारी सरकार ने ये कदम उठाया, हमारी सरकार ने ये एक्शन लिया जिससे ये दुर्घटना द्वारा ना हो, अफसरों की लापरवाही ना हो, शासन प्रशासन की लापरवाही ना हो, जनता के दिल में ये विश्वास आए कि सरकार हमारे लिए हमारे लिए काम कर रही है, सरकार मरने के लिए छोड़ने के लिए काम नहीं कर रही है। और बार बार एक बात को आ रहा है कि वहां पर हमारी सीआईडी है, जो हमारे जो सीआईडी वगैरह होती हैं, जो हमारी टीमें होती हैं, वो सब क्या कर रही थी? उन सब की क्या जिम्मेदारी थी? उन्होंने ये सब जिम्मेदारी महसूस क्यों नहीं करी? और अगर उन्होंने जिम्मेदारी महसूस नहीं करी तो सरकार ने उनको क्या सजा दी? सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिससे कि अफसरों के दिमाग में डर हो कि अगर कोई अव्यवस्था हमारी लापरवाही से होगी तो उसको हमारी जवाबदेही होगी? उनकी लापरवाही से कोई अव्यवस्था हो रही है, अगर संख्या जरूरत से ज्यादा आ रही थी तो उन्होंने उस मौके पर क्या करा? ये जरूरी नहीं है क्या? आप माननीय मंत्री जी रह चुके हैं, आप शासन प्रशासन के चला चुके हैं, आपको सारे अनुभव हैं, और हम आपकी जनता है। आपकी जनता होने के साथ है हमारे बिल्कुल हक है नहीं भैया, मैं अपनी मानूंगी सेफ्टी आप की जो बात करना, अपनी सेफ्टी की बात करना, अपनी सुरक्षा की बात करना कि हम कहां पर सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ये बताए, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ आजाद शत्रु जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आजाद शत्रु जी, बात होती है प्रशासन की लापरवाही को लेकर, लेकिन आपने भी कई जिलों की कमान संभाली है और आपके नेतृत्व में भी कई ऐसी रैलियां हुई होंगी, कई ऐसे आयोजन आपके सामने से गुजरे हुए होंगे। तब जब इस प्रकार की जब परमिशन दे दी जाती है कि सिर्फ 10,000 लोगों की अनुमति दी गई है, तो क्या फिर प्रशासन सिर्फ मौन हो जाता है और 10,000 की व्यवस्था करके शांत रहना चाहिए उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको जैसा मैंने आपको बताया कि संबंधित कार्यक्रमों के पास हिस्ट्री क्या है उसको असेस करते हैं। एंड नंबर 2, जो शहर में या किसी कार्यक्रम स्थल में एक सर्टेन डिस्टेंस से एंट्री पॉइंट, चेक पॉइंट एस्टेब्लिश किए जाते हैं। उन चेक पॉइंट से उनका कैलकुलेशन होता है कि वहां पर कितना क्राउड उस कार्यक्रम के लिए पहुंच रहा है, और यदि ये समझ में आता है कि कैपेसिटी से ज्यादा क्राउड आ रहा है तो उनको फिर वहीं पर चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है या उनको डाइवर्ट किया जाता है, जिससे कि वहां पे कैपेसिटी से ज्यादा लोग ना पहुंचे। तो जब अब इनके पिछले जो कार्यक्रम हुए थे, मदुराई में हुए थे और विक्रावंडी में हुए थे, जिसमें 5 से 6 लाख आदमी आया था विक्रावंडी में, मदुराई में 2 लाख से ज्यादा आदमी आया, और वहां पे भी इन्होंने कम की अनुमति ली थी। उसके बाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो आयोजक हैं, इन सब लोगों को इस बात को चेक करना था कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं। बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। किसी भी शहर में एंट्री पॉइंट 3, 4, 5 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, और ये उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर ही चेक पॉइंट पुलिस के और प्रशासन के एस्टेब्लिश होते हैं, और बहुत आसानी से अंदाज हो जाता है कि कितने लोग आ रहे हैं। तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता था, इसमें तो किसी प्रकार का कोई था ही नहीं। और जब एरिया इनको मालूम पड़ गया था प्रशासन को जहाँ पे हो रहा है वो 1,20,000 स्क्वायर फीट का है, तो किसी भी सूरत में वहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। 10 मैक्सिमम 15,000। बिल्कुल, वहाँ पे जगह ही नहीं थी इतने लोग वहाँ पे शामिल करने के लिए। तो इनको ध्यान रखना चाहिए था, आयोजकों को भी और प्रशासन को भी, नहीं तो उससे यहाँ सब बच जाता, इतने सारे लोग का असामयिक मृत्यु ना होती। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही और त्रुटियां तो हुई हैं, और सभी की हुई हैं। ठीक है, जब आप इसमें यदि जब सुझाव के राउंड में आएंगे तो मैं इसमें कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। तो आप जब समय बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये कोई ऐसा आप बता सकते हैं, आप बिल्कुल अभी बता सकते हैं। इसमें मेरा एक तो मुझे ये समझ में आया है कि भीड़ प्रबंधन का एक कानून अलग से बनने की जरूरत है, और उसके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जारी होने चाहिए। और आज की तारीख में जिस समय टीवी में एंड ऑनलाइन सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, तो किसी भी ऐसे बड़े कार्यक्रमों में जहाँ पे यदि प्रशासन की क्षमता कम है तो एक लिमिट से ऊपर लोगों की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
इस समय बहुत सारे टेक्निकल टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू बहुत आसानी से क्राउड का अंदाज और क्राउड का कंट्रोल किया जा सकता है। एक और बहुत जरूरी है कि स्पेशल भीड़ नियंत्रण टीम बननी चाहिए और रिस्पांस मेडिकल यूनिट तैयार होना चाहिए और इसका खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसे में ना जाके जो आयोजक लोग होते हैं उनसे वसूल किया जाना चाहिए। बड़ी बात कही वो आपने। लोग कंट्रोल में आएंगे कि वो भीड़ कम लाए, क्योंकि यदि वो भीड़ ज्यादा ले आते हैं तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। ये खर्चे को अब जरूरत है जिससे जो आम टैक्स पेयर्स है, मुझे जैसे आम सभा में नहीं जाना, लेकिन आपने कहा कि अगर भीड़ कम आएगी, क्योंकि भीड़ दिखाना ही तो मोटिव होता है राजनेताओं का, वही तो उनका शक्ति प्रदर्शन है। नहीं तो फिर अरेंजमेंट का खर्चा उठाएं, अरेंजमेंट का खर्चा उठाएं यदि उनका ये मोटो है और वो ऐसे भीड़ करना चाहते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत बड़ी भीड़ आती है। अब जो गायक हैं या फिल्म स्टार्स हैं उनकी बहुत भीड़ आती है। अब मुझे उस कार्यक्रम में नहीं जाना है, लेकिन खर्चा तो मैं उठा रहा हूँ। जितने वहाँ पे पुलिस लगी है, प्रशासन लगी है, वहाँ पे जितनी टीम लगी है, वो सारे खर्चे का सहभागी मैं भी हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अब इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट उसका एक्सपेंडिचर कॉस्ट होनी चाहिए, जिससे उनको समझ में आए कि इतना घर की खेती नहीं है कि आप कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लें। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एंट्री एग्जिट मैनेजमेंट होना चाहिए, ड्रोन का अरेंजमेंट होना चाहिए और ऑर्गेनाइजर्स को सुरक्षा प्रबंधन का एक रिटन ब्लूप्रिंट भी जमा करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ये बात सही है कि जन जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ठीक है इंदु कांत जी, हमने अक्सर देखा है कि साउथ में जो एक्टर्स होते हैं उनके प्रति फैंस की दीवानगी किस कदर की होती है। उन्हें भगवान के समान मान लिया जाता है, उन्हें भगवान कहकर के उसका दर्जा दे दिया जाता है। इस दीवानगी के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को भगवान मानने लगते हैं तो निश्चित तौर पर वहां लोग जुटेंगे ही, ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो इसके आखिर इस दीवानगी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, दक्षिण भारत में इस ढंग की परंपरा रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के प्रति उनकी भूमिका को यथार्थ जीवन के साथ जोड़ के लोग देखने लगते हैं। एक उसका बड़ा उदाहरण आप देखेंगे जब रामायण सीरियल आया था टीवी पे। आपको याद होगा कि देश की पूरी जनता अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने घरों में टीवी पे सिमट जाती थी। बहुत से लोग तो आरती करते थे जब उसमें राम का और इनका सीता का चरित्र सामने आता था। और वो लोग जब पब्लिक लाइफ में भी आते थे तो उनको लोग घेर कर उनकी पूजा पाठ करते थे। एक घटना बताना चाहता हूँ कि दीपिका चिखालिया जो बनी थी, गुजरात की थी, वो सीता, तो वो प्राइवेट उसमें लाइफ में सिगरेट स्मोकिंग वगैरह भी करती थी। अब उन्होंने बताया कि एक जगह वो अपने किसी प्राइवेट कार्यक्रम में वो सिगरेट पी रही थी, लोगों ने उनको गालियां देना शुरू कर दी। ये सीता कैसे बन गई, सीता कैसे सिगरेट पी सकती है। और उन्होंने अपने जीवन में यह तय किया कि हम इतने बड़े रोल के अभिनय के बाद, सीता बनने के बाद, अब हम अपने चरित्र में, व्यवहार में भी बदलाव ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने स्मोकिंग बंद कर दी। आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ में कई बार डिफरेंस खत्म हो जाता है। और ये साउथ इंडिया में इसकी बहुत बड़ी परंपरा है। इसलिए आप देखेंगे कि खासतौर से तमिलनाडु में और केरला में, तमिलनाडु में तो आपको उसका उदाहरण मिलेगा, चाहे एम करुणानिधि हो, चाहे जयललिता हो, चाहे उसके पहले रामचंद्रन हो, तो ये सारे लोग हीरो से फिर आपके नेता से, अभिनेता से नेता बन गए। तो ये इसी का फायदा उठाकर वहां पे अभिनय में जाने वाले जो सक्सेसफुल लोग हैं वो नेतृत्व करने के लिए आते हैं। लेकिन उनके में इतनी सेंसिटिविटी अवश्य होनी चाहिए। इस घटना में अभी तक कंफर्म्ड 39 डेथ की बात आ रही है और लगभग 95-100 लोगों के आसपास घायल होने की बात है। ये 125 लोगों के हताहत होने या 150 और कितने लोगों के बिछोड़ने, चोट लगने की जिम्मेदारी जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो अगर नहीं ले सकता है तो उसे पॉलिटिक्स का पी कहने का भी हक नहीं बनता है। और जो अभी शुरुआत कर रहा है, हमारे आजाद शत्रु जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो अगर इसका खर्चा उन लोगों की तीमारदारी, उन लोगों के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, तो क्या राजनीति मलाई काटने के लिए होती है केवल? क्या उसी के लिए वो आना चाहते हैं और अपनी लोकप्रियता को इनकैश करके पब्लिक के जीवन की कास्ट पे? भगवान का दिया हुआ जो जीवन है तिवारी साहब, उससे बड़ी अनमोल चीज कोई नहीं है। आप दुनिया में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन जीवन खरीद सकते हैं? एक भी जीवन नहीं खरीद सकते।
बिल्कुल। और आप नहीं खरीद सकते हैं तो किसी का जीवन लेने का आपको रंच मात्र भी हक नहीं है। और ऐसे में जो ये घटना हुई है, उस हीरो के तरफ से, उस बनते हुए नए नवेले नेता की तरफ से जो एक्टिविटी दिखनी चाहिए थी, जैसा लोगों की सेवा करने की, लोगों की सहायता करने की, लोगों को कंपनसेट करने की, माफी मांगने की, वो आपको अभी तक रत्ती भर भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और खास तौर से दक्षिण भारत में जो नेताओं और अभिनेताओं के प्रति लोगों का ऐसा समर्पण होता है। जयललिता जी जब बीमार थी तो कितने लोग उनके हॉस्पिटल के आसपास घेर करके आत्मदाह करने लगते हैं वहां। तो इतनी फॉलोइंग, इतना उनका आत्मीयता अपने नेता से, अभिनेता से होता है। उसके बाद इंदुकांत जी, इसमें कई और बातें भी सामने आ रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से विजय थलापति की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग हैं। तो जब वे तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, अपना एक पार्टी का गठन करते हैं, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीएमके से घबराई हुई है और इसकी ओर एक साजिश का इशारा भी किया जा रहा है। देखिए तिवारी साहब, ये इनसेंसिटिविटी है। अगर डीएमके घबराई हुई भी है तो इतना इनसेंसिटिव प्रशासन कैसे हो सकता है? और जिसने ये आयोजन किया वो इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है? ये सवाल इस बात की है कि आपकी संवेदना कहाँ मर गई है। अगर आपके बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? आपका फॉलोइंग इतना गरीब आदमी, उस गरीब आदमी के पास आपके प्रति इतना समर्पण है और अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ नहीं है, आप उसको इस तरह से मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये सेंसिटिविटी का सवाल है तिवारी साहब। ठीक है, यस, मैं भी मानूंगी। पुष्पलीला जी, आखिर मृतकों को इंसाफ कैसे मिलेगा? पुष्पलीला जी, मृतकों को इंसाफ कैसे मिलेगा? मिलना पड़ेगा। मैं तो उनकी तरफ से मैं फुल विजय का, अभी वो हीरो बन के इतना पॉपुलैरिटी आके उसकी जो फैंस ज्यादा है, पॉलिटिकल वाला तो कम आए होंगे, मगर जो हुआ ना जिम्मेदारी उनकी भी उठाना पड़ेगा। हमारा स्टेट गवर्नमेंट इधर पनिशमेंट दिया था, उनको अरेस्ट भी किया था और बेल पे आ गए थे। वो लोग हुआ था, वुंडेड हुआ था, इंज्योर हुआ था, उनका पूरा केयरिंग करे, हॉस्पिटल का खर्चा भी उन्हें छुटाए थे। जहां नॉर्मल का गवर्नमेंट भी थोड़ा सा हेल्प करना था, थोड़ा करी, ज्यादा नहीं करी। मगर आज से हम लोग अगर स्टेट में एक रूल भी बना दिया, कोई भी अगर ऐसा लोग कोई भी करना चाहते तो हम लोग पूरा तरफ से व्यवस्था करने के बाद सरकार को बदनाम करने का नहीं है। आप पहला हीरोइज्म वाला पॉलिटिक्स में आता है तो ये हरकत होते रहते हैं, तो इसको थोड़ा देख के संभाल के करना पड़ेगा। अगर विजय ने अभी तक कुछ नहीं, उन्होंने रोते हुए उनमें डिक्लेरेशन किया, कहते मैं बहुत दुखी हूँ बोल के एक लाइन तो बोल दिया, मगर उससे माफी नहीं होता है। मैं भी उसके सब खिलाफ हूँ, क्योंकि अधिकार होने दो, जो भी पॉलिटिकल एक जगह पे रहेंगे, मगर वहाँ का गवर्नमेंट भी दूसरा अगेंस्ट एक दूसरा पार्टी आता है तो नेचुरली थोड़ा सा रहता होगा, मगर पब्लिक का ओपिनियन के सामने ये सब कुछ नहीं रहता है। तो अगर विजय का फैंस एंड पॉलिटिकली दोनों का भी कोई भी आने दो, उसका जो हुआ था, संगठन हुआ था, उसका भी उनका जिम्मेवार मानना पड़ेगा। 50% उन्होंने 50% उन्हें मानना जरूरी है। अगर पब्लिक वैसा नहीं गएगा, रॉन्ग मैसेज आएगा उनको भी। जो वुंडेड हुआ था, वो जो इंजर हुआ था, उनका फैमिली के तरफ से उन्हें हीरो, अगर फैंस हुआ था, जिम्मेदारी उन्हें पुनः लेना पड़ेगा। आम जनता रहेगा तो पब्लिक के दिल जो है ना, गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। फैंस बोल के डिक्लेयर करते ना तो वो ले लेना। अगर आगे भी उन्हें मीटिंग करना है तो जैसे भैया ने इससे पहले कहा था, अच्छा कहा था, जो भी प्रोग्राम करने का है तो जिम्मेवारी उनका ही रहेगा। जैसे शादी करते, मंडप में जाते, शादी अंदर जो संगठन होते हैं उनका शादी वाला ही देखना पड़ता, वैसे ही चीज कोई भी इश्यू होता है ना, जो उनका मेंटेनेंस करते हैं बुलाने वाला का भी जिम्मेदारी रहता। जब तक वो लोग घर पहुंचते नहीं सीधे सीधे, तब तक उन लोगों का जान अपन के भरोसे पे चल के आते हैं ना। तो सरकार का एक तरह से वो लोग भी ऐसा डिमांड रखना चाहिए और कुछ रूल्स बनाना पड़ेगा। इंटेलिजेंस भी थोड़ा फेल्यूर है, मैं भी मानूंगी। ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी उन लोग आगे से ऐसे नहीं होगा, ठीक है, पनिशमेंट भी मिलना पुष्पलीला जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिजीत जी, देश की जनता और प्रदेश की जनता, सरकार ने अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई वो जानना चाहती है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने क्या करा, आयोजकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात, सरकार ये चाहती है कि अभी तक भी जनता कहती है ना तो आयोजकों ने अपनी गलती मानी है, ना सरकार ने अपनी प्रशासन ने अपनी गलती मानी है।
तो जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है क्या? दूसरी बात, आयोजकों की बात कह रहे हैं, अगर आयोजक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, आयोजक गलती कर रहे हैं, तो फिर सरकार चुप बैठ करके आयोजकों के ऊपर आरोप लगाकर छोड़ देगी क्या? आयोजकों ने अगर पूरी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है तो क्या सरकार आंख मीच के बैठेगी? सरकार ये कहेगी आयोजकों की जिम्मेदारी है, तो सरकार किस लिए है? आपको मैं एक बार, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे, हमको बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हमको भी कोई ना कोई नई जानकारी मिलेंगी डिबेट में बैठने में, हम भी माननीय मंत्री से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी की क्या मजबूरी है कि वो गलत को गलत कहने में उनको संकोच हो रहा है। हमें सीधी सी बात यह है कि सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्यों नहीं निभाई? जिन्होंने गलती करी सरकार ने क्या उन पर एक्शन लिया? क्या कार्रवाई हुई? जनता को क्यों मरने के लिए छोड़ा गया? ये ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं जिस प्रश्न पर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। सरकार की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। सरकार सिर्फ लीपा पोती पर लगी हुई है और वो किसको बचाना चाहती है, क्यों बचाना चाहती है? वो आयोजकों को भी क्यों बचाना चाहती है? ठीक है, समय हो गया और समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता है। मैं एक ही बात बोलूंगी, मैं आगे नहीं बोलूंगी। चलिए ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा पुष्पलीला जी, फिर उसके बाद अनिल भैया का मैं सुनिए भैया। ठीक है पुष्पलीला जी, अनिल जी समय नहीं है, जल्दी से पुष्पलीला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पुष्पलीला जी, सीएम भी प्रेस मीट लगाना पड़ेगा, विजय भी प्रेस मीट लगाना पड़ेगा, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस का फेल्यूर है तो गवर्नमेंट मानना पड़ेगा, पब्लिक को, जनता को बोलना पड़ेगा, जरूरत है। ठीक है अनिल जी, उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, इंटेलिजेंस का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है और इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा चर्चा करने की इजाजत नहीं देता है, इस चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा, समय हो गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया। कंट्रू पुष्पलीला जी आपका भी बहुत धन्यवाद और डॉक्टर इंदुकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आजाद शत्रु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो करूर में किस प्रकार की घटना हुई है, तस्वीरें भयावह करने वाली हैं। चीखती चिल्लाती तस्वीरें सबने देखी हैं, चित्कार मची हुई थी, भयावहता की वो तस्वीरें थी भीषण। उस दौरान पर लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बच्चे अपनी माओ के लिए रो रहे थे, पिताओं के लिए रो रहे थे, कई बहनों से उनके भाई बिछड़ गए, कई माताओं से उनके बेटे इस हादसे ने छीन लिए। बड़ी ही दुखद घटना है। लेकिन ये जो मृतक, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, इन तक इंसाफ कैसे पहुंचेगा? क्योंकि प्रशासन ने 10,000 की वहां पर कैपेसिटी, यानी कि 10,000 लोगों को जुटाएं, वहां पर 10,000 लोग आए, उसकी अनुमति दी थी। तो क्या इसके बाद पर प्रशासन का कोई दायित्व नहीं बनता था कि हमने सिर्फ 10,000 लोगों को आने की अनुमति दी है, उसके बाद अब जो भी होगा भगवान भरोसे? तो क्या यह कह देना उचित है? या सरकार, क्योंकि शासन ने खुद सरकार में जब वो पहुंचे हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की रैलियां की है और उनको भी तो ये मालूम होना चाहिए ना कि जब इस प्रकार के जो बड़े जो अभिनेता हैं वो नेता बनते हैं तो कितनी भीड़ जुटती है। लेकिन जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी और दोषियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।